दोस्तों एवन एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कोड नंबर है 066। ठीक है, तो हालांकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ एक स्टूडेंट्स के पास जिनके पास रहता है तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो आपका सीबीएसई का जो एग्जाम है वो दो पार्ट्स में होना है, टर्म वन एंड टर्म टू। तो टर्म वन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और टर्म टू हमारा जो है सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो टर्म वन में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। और जो टर्म टू है उसमें आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर जैसा कन्वेंशनल पेपर होता है आपका शीट के ऊपर, तो वैसा होगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी है। जिन यूनिट्स में से एमसीक्यू आने हैं तो उन यूनिट्स की आपको स्टडी भी वैसे ही करनी है। ठीक है, उसमें से आपको एमसीक्यू देखने पड़ेंगे कि एमसीक्यू बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स भी अवेलेबल है उस टर्म वन टर्म टू के अकॉर्डिंगली, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं सभी बुक्स के, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिलेबस जो है एंटरप्रेन्योरशिप का। सबसे पहले हम टर्म वन में देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट आने हैं। ठीक है, और उनके लिए मार्क्स कितने कितने असाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है यूनिट वन आएगा, यूनिट टू आएगा, यूनिट फाइव आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, अब फिफ्थ में कुछ एक इसमें स्टार लगा हुआ है, तो मतलब कुछ एक पार्ट इसका कहीं और भी आ सकता है टर्म टू में, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है ये टर्म टर्म वन में आपका यूनिट वन और टू तो पूरा पूरा आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट नंबर वन है वो क्या है आपका, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इसका हेडिंग है और इसके लिए मार्क्स ये है 15 मार्क्स का है ये। और दूसरे तरफ हमारे पास प्लानिंग है, एंटरप्रेन्योर प्लानिंग। ठीक है, वो है 15 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद तीसरा है बिजनेस अर्थमेटिक। तो बिजनेस अर्थमेटिक ये 5 मार्क्स का। ठीक है, स्टार लगा हुआ है मतलब पूरा नहीं आएगा, तो 5 मार्क्स का ही आएगा इसमें से। तो यहाँ पर देखिए आप 15 15 5 ये 35 मार्क्स हो जाते हैं थ्योरी के कंप्लीट। ठीक है, नीचे 15 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, लिखा हुआ पार्ट वन। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको एक ही करना है, दो नहीं करने हैं, तो उसका आधा पार्ट आप पार्ट वन में करेंगे, मतलब टर्म वन में इवेल्युएट होगा, और जो आधा है वो टर्म टू में पार्ट टू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट दो नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को अभी छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो थ्योरी का जो पेपर आना है एमसीक्यू वाला वो आना है 35 मार्क्स का। ठीक है, तो हमें इन पर कंसंट्रेट करना है। तो टर्म वन के बाद अब हम टर्म टू का सिलेबस देखते हैं क्या है। तो टर्म टू में आपका पहले देखते हैं यूनिट नंबर कौन कौन सा है। तो यूनिट नंबर थ्री है, फोर है, फिर फाइव दोबारा आ गया और सिक्स है। ठीक है, तो फाइव जो है वो तोड़ दिया इन्होंने दो पार्ट्स में, कुछ एक हिस्सा ऊपर आएगा टर्म वन में, कुछ एक हिस्सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप यूनिट नंबर थ्री, तो एंटरप्राइज मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आ गया मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में आपके मार्क्स हैं 10। ठीक है, उसके बाद आता है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज ये भी 10 मार्क्स की हो गई। दोबारा से बिजनेस अर्थमेटिक है। ठीक है, हिसाब किताब है, अंक गणित है। अर्थमेटिक क्या होता है, अंक गणित होता है, मतलब मैथ है, इसमें 5 मार्क्स का ये। तो 5 मार्क्स ऊपर थे, 5 मार्क्स यहाँ भी आ गए। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपके 35 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नीचे 15 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के हैं, तो सब मिला के आपका 50 प्लस 50 100 मार्क्स हो जाते हैं ये। ठीक है, तो आपका जो पेपर आना है वो 35 के टर्म वन एंड टर्म टू का आना है थ्योरी वाला, हम तो इसी से कंसर्न है ज्यादा। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट का काम तो आप अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टूटा था उसको देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए, ये है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्टार जो लगा हुआ था ना, स्टार का मीनिंग लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यूनिट कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिट कॉस्ट होता है क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यूनिट कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए आपने साबुन की टिक्की बनाई। ठीक है, ठीक है, साबुन की एक टिक्की बनाई, तो एक टिक्की का कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज है आपका। तो उसके बाद है ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो जो आपने लागत लगाई है, ठीक है, उतना आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच गए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी स्टडी करते हैं इस चीज को। तो अब ये जो चीज है इज टॉट इन, ठीक है, इज टॉट इन फाइनेंशियल प्लान ऑफ चैप्टर टू। ठीक है, ये चैप्टर टू में पढ़ाया जाता है। सो ठीक है,
सो द नंबर, ठीक है, सो द सॉरी न्यूमेरिकल, ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल एलिमेंट है, तो न्यूमेरिकल एलिमेंट इज डन इन चैप्टर 5, ठीक है, फॉर दिस कंटेंट इज बीइंग शिफ्टेड टू, ठीक है, टर्म 1, तो इसलिए कारण से इसको टर्म 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए तोड़ दिया गया है, ठीक है, टर्म 1 में कुछ एक पार्ट वहां पर पहुंचा दिया गया, इसका ये वाला पार्ट वहां पर पहुंचा दिया गया, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम चलते हैं नीचे, तो नीचे हम अब डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, ये तो देख लिया हमने कितने मार्क्स का आना है, लेकिन अब इनमें कंटेंट क्या है, ठीक है, हर एक यूनिट के अंदर कंटेंट क्या है, जैसे अब यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे ये डिस्कस किया गया है, तो ये 40 पेड्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और ये यूनिट 1 है, ये पूरा पूरा दोबारा से कॉपी मार दिया गया जो ऊपर हमने देखा है, तो इस चीज को मैं दोबारा नहीं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये तो आप देख के आ रहे हैं, तो इनके डिटेल देख लेंगे बस हम कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट में है ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग है कि इस चीज को पढ़ के आपको ये पता लगना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है वो देखेंगे हम, तो इस लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा अगर दोनों तरफ पढ़ने लग जाएंगे हम, तो सिर्फ हम लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास सेंसिंग, ठीक है, सेंसिंग एंटरप्रेनर। अब एंटरप्रेनर होता कौन है, पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एंटरप्रेनर किस बला का नाम है, ठीक है। एंटरप्रेनर क्या है, जो अपना काम खुद करना चाहता है, नौकरी नहीं करता भाई मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, वो कौन है, एंटरप्रेनर है, ठीक है। तो अब आपने मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कुछ बेस तो होना चाहिए, कुछ आपकी स्टडी तो होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई लकड़ी की दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका पिछला या तो आपके फोर फादर्स उस काम से रिलेटेड हो, आपने काम सीख रखा हो, ठीक है, आप दुकान पे बैठे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, हमारा बिजनेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर ये मीनिंग क्या है इस चीज का कि आपने कोई भी बिजनेस करना है तो उससे पहले अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अवसर, ठीक है, वहां देखने पड़ेंगे कि उसकी जरूरत भी है या नहीं है, ठीक है, सेंस करना पड़ेगा आपको, मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा, बी उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब मान लीजिए आप मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं और पहले मोबाइल की दुनिया भर की दुकानें वहां पे हैं उस एरिया में, ठीक है, तो आपकी दुकान से चलने का सवाल उठता नहीं ना, जो पहले से। अब आप एक ऐसा एरिया देखते हो, ठीक है, जहां पर दुकान ही नहीं है मोबाइल की, तो आप कहोगे हाँ ये ठीक है, यहाँ पर मोबाइल की दुकान नहीं है तो यहाँ मेरी दुकान का चलने का चांसेस है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी नया, मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ नया, ठीक है, कंपटीशन जहां पर ना हो। हुँ? दूसरा क्या है, देन एनवायरमेंट स्कैनिंग, वही बात आ गई, एनवायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन करने का मतलब है आप पूरे एनवायरमेंट को छान मारो अच्छी तरह से, क्या कर सकता हूं मैं। देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और डेप्थ में चलते जाओ, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब मान लो उस एरिया में मोबाइल की दुकान ही नहीं है, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई ना लोगों को, वो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। देन आइडिया, ठीक है, आइडिया फील्ड्स, तो अब मोबाइल की दुकान खोलने तो आपको आइडिया भी तो होना चाहिए, मोबाइल की दुकान कहाँ खोलनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी होगी, कितना हमारा हम, अच्छा मान लीजिए इसके बदले में और कुछ खोल लें, ठीक है, मोबाइल छोड़ दो कुछ और इससे बेटर हो सकता है क्या, तो ये सब आइडियाज है, ठीक है, आपको सारे आइडियाज एक पेपर के ऊपर लिखने पड़ेंगे, आइडिया फील्ड्स, ठीक है। देन स्पॉटिंग ट्रेंड्स, ठीक है, अब मान लीजिए आपको पता है कि हो सकता है 2 महीने पहले भी वहां पर किसी ने मोबाइल की दुकान खोली और बेचारे की चली नहीं और वो बंद करके चला गया, तो आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए, आपको स्पॉट करना पड़ेगा ट्रेंड्स को, ठीक है, तो उसकी क्यों नहीं चली थी जो आपकी चल जाएगी, तो स्पॉटिंग ट्रेंड्स। देन क्रिएटिविटी एंड, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अब कुछ एक ऐसा काम कर दो जो नया हो बिल्कुल, ठीक है, जो किसी ने ना किया हो, इनोवेटिव आइडिया हो गई आपके पास, ठीक है, कन्वेंशनल से हट जाओ, क्रिएटिव हो जाओ, ठीक है, तो वहां पर कंपटीशन को आप मार दोगे बिल्कुल, ठीक है, कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं आपके लिए साथ कोई। देन सिलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, तो ये सब का निचोड़ क्या है कि लास्ट में आप एक अच्छी सबसे अच्छी, ठीक है, राइट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर लो,
ठीक है, ये रिजल्ट आ गया लास्ट में। ठीक है, ये सब आपने काम किया, मेहनत की और इसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूनिट हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 में एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग। ठीक है, अब आइडिया तो आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वहां तक हम पहुंच गए, उस स्टेज तक आइडिया आपने सिलेक्ट कर लिया। अभी हाँ मैं तो यही खोलूंगा, दुकान खोलूंगा ही मैं। ठीक है, अब मान लीजिए मोबाइल की दुकान आपने सिलेक्ट कर ली, मैं मोबाइल की ही दुकान खोलूंगा। तो एक आपका आइडिया फाइनल हो गया। देन अब उसके लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो वो प्लानिंग किस तरह की है? तो सबसे पहला क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये थ्योरी में आ गए हम। ठीक है, आपका यहाँ पर इस टॉपिक का मीनिंग इतना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में फिट होता है। जैसे मान लीजिए सोल, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि आप अकेले ही मालिक हो। ठीक है, अपने बिजनेस के, कोई और नहीं है आपके साथ। ठीक है, दूसरा क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, आप कहते हो नहीं मैं तो दो दोस्त और मिलाऊंगा साथ में, हम तीनों पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है, और तीनों का बराबर हिस्सा होगा या जो भी आप रेशो रख लो। ठीक है, वो पार्टनरशिप वाला काम हो गया। उसके बाद क्या है? कंपनी। ठीक है, आप कहते हो नहीं भी मैं तो, हम तो बड़ी कंपनी खोलेंगे। ठीक है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम तो सीधा कंपनी ही खोलेंगे। ठीक है, तो तीसरा आएगा कंपनी। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास ये थ्योरी आ गई सारी की सारी कि आपका बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फिट कर होता है? ठीक है, अगर मोबाइल की दुकान अकेले खोलते हो तो पहले वाला है, अगर नहीं है दूसरा है तो ठीक है, पार्टनरशिप वाला हो गया बिजनेस आपका। ठीक है, तो कंपनीज भी पार्टनरशिप में खुल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। देन बिजनेस प्लान। ठीक है, अब आप एक बिजनेस प्लान बनाओगे अपना। ठीक है, बिजनेस प्लान, तो उसके अंदर क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मेट होगा। ठीक है, आपके बिजनेस प्लान का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मेट है। ठीक है, ये बना लोगे आप। देन इसके बाद क्या होगा? आपके पास कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके? तो इसमें देखिए कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस प्लान में कई तरह के आपके पास कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। छोटी सी दुकान है तो उसमें तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ठीक है, बहुत बड़ा प्लान नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें फिट नहीं हो पाएंगी ना छोटी दुकान में। तो हम कंपनी की बात करते हैं सीधा। ठीक है, आप बड़ी कंपनी खोलते हो सीधा, तो उसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाते हो पूरा का पूरा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, तो ऑपरेशनल प्लान क्या है? उससे छोटा है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का एक पार्ट टाइप का मान लो कि ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, ऑपरेशन लेवल पे क्या काम होगा नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चर ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कहाँ से आएंगे, मशीनें कौन कौन सी चाहिए, वो सब इंजीनियर कौन से चाहिए, वो सब ऑपरेशनल से रिलेटेड जो भी काम है, प्रोसेसेस कौन कौन सी होंगी उसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, मैकेनिकल की होंगी, इलेक्ट्रिकल की होंगी। ठीक है, असेंबली लाइन होगी, क्या होगी, वो सब ऑपरेशनल लेवल का, मतलब प्रोडक्शन ऑपरेशन लेवल की चीजें हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल से नीचे फिर और आता है प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन हो रही है उसकी, ऑपरेशन तो और बड़ा हो गया, ऑपरेशन से नीचे आ गया प्रोडक्शन। ठीक है, देन हमारे पास आया था फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल का मीनिंग क्या? पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, फायदा होगा, नुकसान होगा, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी है आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए प्लानिंग करके। देन मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को आपने बेचना भी तो है ना, तो बेचोगे कैसे उसको, उसकी मार्केटिंग करोगे, उसकी ब्रांडिंग करोगे, वो सब चीजें क्या मार्केटिंग प्लान में आती है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो ह्यूमन रिसोर्स सीधा सा होता है कि जो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स काम करेंगे, आदमी बंदे काम करेंगे। ठीक है, बंदे मतलब बंदे होते सब मिला के। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंजीनियर होंगे, कौन होंगे, वर्कर होंगे। ठीक है, किस लेवल पे कितने लोग चाहिए आपको, टेक्निकल चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए, स्किल्ड चाहिए, नॉन स्किल्ड चाहिए, तो ये सब आपको प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स की करनी पड़ेगी। कहाँ से आएंगे वो सब? एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी या कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, वो सब चीजें आती हैं इसमें। देन यूनिट नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। ठीक है, प्लानिंग कर लिया आपने। ठीक है, तो बिजनेस अर्थमेटिक। तो बिजनेस अर्थमेटिक के अंदर क्या चीज है कि आपका जो हिसाब किताब है, ठीक है, गणित है, मैथ्स है, ठीक है, बिजनेस का, तो वो समझना है हमको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। बहुत बड़ा अर्थमेटिक नहीं होता है आपके सिलेबस में। तो यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, जो आपकी सेल है, ठीक है, वो किन यूनिट्स में होगी? यूनिट ऑफ सेल। देन यूनिट कॉस्ट फॉर मल्टीपल, ठीक है, यूनिट कॉस्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखिए प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मोबाइल है, वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आपने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया,
तो वो प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन में तो आप कुछ भी बना नहीं रहे ना, बच्चा तो नहीं बना रहे ना, बच्चा तो पढ़ने ही आ रहा है आपसे, आपके पास, ठीक है। तो वो क्या है, आपको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आप उसको, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मरीज को ठीक कर रहा है, मरीज को बना तो नहीं रहा ना। तो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों तरह का हो सकता है। यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। जैसे एक मोबाइल आपने बनाया तो उसको बनाने में टोटल कितना खर्चा आया आपका, ठीक है, वो उसका पर यूनिट कॉस्ट हो गया। तो आपको वो सब कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन है ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन पहले भी बताया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। आपने जितना खर्चा उतना आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ब्रेक इवन सबसे पहला टारगेट रहता है, जो कोई भी बिजनेस हो, ब्रेक इवन पे पहुंचना। मतलब जो आपने पैसा लगाया ना, बिजनेसमैन हमेशा उसी नजरिए से सोचता है, अभी मेरा जो लगा है कम से कम मैं पहले वो निकाल लूं, ठीक है। तो उसके बाद का तो प्रॉफिट उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन का आप कितने टाइम में ब्रेक इवन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस तो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं इस चीज को। अब फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए एक जगह पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या सर्विसेज दे रहे हैं। देन यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 है एंटरप्राइज मार्केटिंग, ठीक है, एंटरप्राइज मार्केटिंग। तो प्लानिंग आपने कर ली, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस वगैरह भी सब कर ली, मैथ्स कर लिया, अब आप मार्केटिंग में आए थे, ठीक है। तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। आपने जो सामान बनाया, जैसे मोबाइल बनाना, ठीक है, आपने देखा होगा कि मोबाइल की कंपनियां दुनिया भर के एडवर्टाइजिंग करती हैं मैच के अंदर, ठीक है, पूरा पूरा आपका स्पॉन्सरशिप ले लेती है, ठीक है। तो वो क्यों लेती हैं, वो अपनी ब्रांडिंग को, ठीक है, अपना जो मोबाइल है उसका नाम जो है वो फेमस करने के लिए लेती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का आपको फायदा नहीं मिलता, ठीक है। अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करता है, या फिर कोई भी कंपनी देख लीजिए आप, एडवर्टाइजिंग आती ही क्यों है। आप टीवी देखते हैं तो एडवर्टाइज पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप अपने इंटरनेट पे भी देखिए एडवर्टाइजमेंट पे सारे एडवर्टाइजिंग क्यों आती है, तो वो मार्केटिंग है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग का फील्ड बहुत बड़ा है, मतलब एडवर्टाइजिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अब हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर बोलने के फायदा नहीं है, ठीक है। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। तो आपको एक मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मार्केटिंग बड़ा स्फीयर है, सेल्स छोटा स्फीयर है, ठीक है। सेल्स एक तरह से पार्ट है मार्केटिंग का छोटा सा, तो मार्केटिंग तो बहुत बड़ा है। तो स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे आप, टीवी पे ऐड देनी है, अखबार में देनी है, ठीक है, इंटरनेट पे देनी है, तो ये सब क्या है, स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। इवन ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन हमने मार्केटिंग के लिए लेनी है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, वो सब चीजें भी स्ट्रेटेजीज का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग कैसे करनी है, ब्रांड है जो आपका, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करना है, एक ब्रांड की इमेज बन जाती है, ठीक है, ब्रांड इमेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने अपने फील्ड में जैसे नंबर वन कंपनीज है जो, ठीक है, तो वो ब्रांडिंग है। तो उसके बाद एक लोगो बनाएंगे आप, देखिए अब बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाता है, मैकडोनल्ड्स का लोगो देखिए, एम लिखा रहता है ना, वो एक पर्टिकुलर शेप में लिखा हुआ है एम, ठीक है, दूर से आपको पता चल जाएगा मैकडोनल्ड्स यहाँ पर है, ठीक है, मैकडी यहाँ पर है। तो लोगो का भी बहुत बड़ा मतलब वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देन टैगलाइन है, हर एक एडवर्टाइजमेंट आप जब भी देखेंगे टैगलाइन आपको मिल ही जाती है, ठीक है। देन आपके पास प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, प्रमोट करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी, ऊपर भी आई है, ठीक है, सेल्स स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर क्या है, प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, बढ़ावा देना है अपने सेल्स को, तो उसके लिए प्लानिंग करोगे। तो ये सब मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। देन हम आ जाते हैं एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। तो एंटरप्राइज को बढ़ावा देना है, आपने बड़ा करना है, ठीक है। मार्केटिंग तो क्या था कि आपने अपना सामान बेचना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो सारी की सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके अंदर और प्रोडक्ट ला रहे हो, एक्सपेंशन ला रहे हो, ठीक है, वो सब, या फिर अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है। तो वो सब कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक आपका ब्रांड बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो,
दूसरे लोगों फ्रेंचाइजिंग देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीपीएस है, फेमस है, ठीक है। तो कुछ एक तो बोर्ड के हो गए स्कूल, कुछ एक आगे वो फ्रेंचाइज भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए अब बिट्टू टिक्की वाला बीटीडब्ल्यू है, ठीक है, तो फेमस हो गए, ठीक है, तो आगे फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया। अभी आइसक्रीम आई है नेचुरल्स, ठीक है, अपनी बनाई, ठीक है, फेमस हो गए, उसके बाद फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आपको वो कुछ पैसा देगा और आपका नाम यूज करेगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप उसको कुछ टेक्नोलॉजी दे दोगे। अब मैकडी भी जो है क्या है, मैकडोनल्ड जो इंडिया में है, ठीक है, अब ये फ्रेंचाइज सिस्टम चलता है, ठीक है। वो फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं और चल जाता है काम। उसके बाद टाइप्स क्या है, देन उसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस क्या है। तो अगर फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे, ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों पढ़नी है आपको। देन अब आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब मर्जर क्या है, ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, ठीक है, जुड़ गई, दो का एक बन गई, ठीक है। एक्विजिशंस, एक ने दूसरी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक छोटी कंपनी बढ़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी आती है, उसको एक्वायर कर लेती है, उसको मुंह मांगा पैसा देती है, ठीक है। और अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया क्योंकि बहुत बड़ी फिश है, ठीक है, तो बड़ी फिश जो है छोटी फिश को एक्वायर कर लेती है एक तरह से। तो इसी तरह से मर्जर और एक्विजिशन, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है इनका, देन रीजंस क्या रहते हैं, मर्जर और एक्विजिशन होते क्यों हैं, ठीक है, और टाइप्स क्या होते हैं इनके मर्जर एक्विजिशन के, ठीक है। तो मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस क्या रहता है। देन यूनिट नंबर 5 पे आते हैं अब हम। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास आता है बिजनेस अर्थमेटिक, दोबारा से आ गया, ठीक है, कुछ एक पार्ट वहां पड़ा था, 5 नंबर का यहाँ भी आना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे कॉम्प्यूटेशन ऑफ, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल वाला जो है यहाँ पर अब आएगा, मतलब ये टर्म 2 में आएगा वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन, ठीक है, कैसे करनी है आपको। देन आता है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ईओक्यू। अब इन्वेंट्री क्या चाहिए होती है, ठीक है, तो इन्वेंट्री होती है आपके जितना भी रॉ मटेरियल प्लस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मीनिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि आप कितना सामान अपना पहले से ही रेडी रखेंगे, ठीक है। अब आपको पता तो है आपने मोबाइल बनाना है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स आपको मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। जनरली कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स आप कितने दिन का कोटा अपने पास रखते हैं, ठीक है, 1 महीने का रखते हैं, 2 महीने का रखते हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना आपका पैसा ब्लॉक होकर चलेगा ना, ठीक है। अब मान लीजिए आगे आपका मोबाइल बिक ही नहीं रहा, ठीक है, या फिर आगे वाली मशीन खराब हो गई लास्ट वाली, तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, वो भी आपका नुकसान है। तो इन्वेंट्री जितनी ज्यादा आप रखेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या है, आपका नुकसान है, वो ब्लॉक्ड मनी है आपका। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो कितना लीड टाइम होना चाहिए, तो ये सब टर्म्स आती है। तो उससे से चीज रिलेटेड जो है ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं हम इसको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो कितना लॉट साइज ऑर्डर किया जाए, तो इसकी कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इससे हम लॉट साइज निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सब लीड टाइम और ये सब चीजें हमारी उस पर बेस्ड रहता है, पूरा मैथमेटिक्स है यहाँ पर भी, ठीक है। देन आता है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा लगाया उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला, ठीक है। तो दूसरी टर्म इससे मिलती जुलती वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, आरओई बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक, इक्विटी के ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिली। देन यूनिट नंबर 6 आता है हमारे पास, यूनिट नंबर 6 है हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है हमारा, हम देख लेते हैं किससे रिलेटेड चीज आ गई हमारे पास। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है हमारे पास कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब जैसे शेयर मार्केट है आपके पास, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और तीसरा है वेंचर कैपिटल, ठीक है, वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल में भी आपको फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और साथ में इनकी फंडिंग के बारे में पढ़ना है। वेंचर कैपिटल में फीचर और फंडिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो हर तरह के आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।